गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। कि हमारे देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो कैसे है, धार्मिक व्यवस्था है वो कैसे है, कौन कौन से धर्म हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, और हमारे देश के अंदर जो लिंग के आधार पर यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर कैसे हमारा देश है वो बटा हुआ है, और जाति, धर्म और लैंगिक जो मसले हैं उनकी हमारे देश के अंदर कैसी स्थिति है, क्या कुछ है, वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखिए कि पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं पाई जाती हैं। हमारा जो समाज है वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे बटा हुआ है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि जितनी हमारे देश के अंदर विविधताएं हैं और हमने क्या किया, इन सभी विविधताओं का समायोजन करने का जो तरीका है वो अपनाया। संविधान के अंदर इन सभी जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, उन सबको बराबरी का अधिकार दिया। तो इस प्रकार ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। मतलब हमारे देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता के अंदर साझेदारी करने का मौका मिलता है। कोई समूह हमारे देश का ऐसा नहीं है जो अपने आप को हमारे देश से अलग थलग महसूस करें, या किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए जो सामाजिक विविधता है वो खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। मतलब हमारे देश के अंदर पाए जाने वाली जो मुख्य 3 सामाजिक असमानताएं हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कौन कौन सा है? लिंग, धर्म और जाति पर आधारित जो सामाजिक विषमताएं हैं, जो हमारे देश के अंदर जो भेदभाव होता है लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, कि राजनीति में इन असमानताओं का क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीति का इन असमानताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस बात पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदायक है। हम देखेंगे कि जो जाति है, धर्म है, लिंग है, ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, निजी और सार्वजनिक विभाजन। कि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता, एक मिनट, यहाँ से हम शुरू करेंगे। लैंगिक मसले और राजनीति। अब देखिए, आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें कि हमारे देश के अंदर क्या है, लैंगिक असमानता है। लिंग के आधार पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। स्त्री और पुरुष के अंदर भी काफ़ी भेदभाव होता है। हमारे समाज के अंदर मुख्यतः जो स्त्रियां हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है या असमानता देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो सामाजिक असमानता का जो रूप है, जो लिंग के आधार पर है, वो हमें हर जगह नज़र आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है कि ये परिवर्तित नहीं हो सकती, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं। हम ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के अंदर क्या है, कुछ जैविक बनावट होती है, उनके शारीरिक बनावट क्या होती है, अलग होती है, लेकिन जो ये लैंगिक रूप से जो असमानता है ये इसके ऊपर आधारित नहीं है। ये उनके काम के ऊपर आधारित है कि उनके काम को भी समाज के अंदर क्या है वो बांट दिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि कुछ काम क्या है वो केवल महिलाओं के करने के हैं और कुछ काम क्या है वो पुरुषों के करने के हैं। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी
गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन के रूप में झलकती है। मतलब अधिकतर परिवारों में आप देख सकते हैं कि जो काम है वो बटा होता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि महिलाएं क्या हैं वो घर के काम करेंगी और पुरुष क्या हैं वो बाहर के काम करेंगे। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेवारी है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर के इन्हीं सारे कामों के लिए उनको पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम घर के बाहर भी करते हैं। अब देखिए कि अधिकतर जो होटल हैं उनके अंदर खाना बनाने वाले हैं वो मर्द ही होते हैं, लेकिन घर पर वो खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको उस काम के बदले क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो टेलर होता है सिलाई करने वाला, तो वो अधिकतर कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो सिलाई कटाई का काम है वो महिलाओं का है, लेकिन अगर उस काम के बदले उनको पैसे दिए जाएं, पुरुषों को पैसे दिए जाएं, तो वो खुशी खुशी क्या है वो काम घर के बाहर भी करने को तैयार हो जाते हैं। औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हो ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियाँ क्या करती है, पानी जलावन यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ से लेकर के खेत में खटने तक का काम करती है। मतलब खेत के अंदर फसल का लगाना, काटना, ये सारे काम करते हैं। शहरों में हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी के रूप में काम कर रही होती है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही होती है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए या अपने परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय उनको नहीं मिलता। ऐसा मान लिया जाता है कि महिलाओं के जो काम हैं वो महत्व नहीं रखते। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई और बाहर का जो सार्वजनिक जीवन है यानी बाहर का जो जीवन है वो पुरुषों के कब्जे में आ गया। और मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का होता है। और हमारे देश के अंदर जितनी हमारे देश की जनसंख्या में पुरुष हैं उतने ही क्या है हमारे देश की जनसंख्या के अंदर महिलाएं हैं। पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका क्या है, नगण्य है। राजनीति में बहुत कम महिलाएं आपको देखने को मिलेगी। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने यानी वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में जो लैंगिक मुद्दे हैं वो उभरे, महिलाओं ने आवाज़ उठाना शुरू किया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, मतलब राजनीति में उनके आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया। और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने मतलब संविधान के अंदर भी क्या है उनको क्या दिया गया, उनको महत्व दिया गया। उनके लिए कानून है वो बनाए गए। उनके लिए शिक्षा और जो रोजगार के जो अवसर हैं उनको बढ़ाने की मांग की गई। तो मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं कि विभिन्न समय में नारियों ने अपने उत्थान के लिए, अपने राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए जो आंदोलन किए, तो उन आंदोलनों को हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे महिलाओं ने क्या किया, अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किया, राजनीतिक रूप से अपने आप को संगठित किया, वो राजनीति में आना शुरू हो गई, सामाजिक रूप से अपनी जो आवाज़ है वो उठाना शुरू किया, समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी उनके खिलाफ जब बोलना शुरू किया, अपने आप को संगठित करना शुरू किया और आंदोलनों प्रदर्शनों के माध्यम से क्या है जो सरकार का ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। अपने लिए जो संविधान या कानून बनवाने के लिए क्या है उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि आज जो महिलाएं हैं वो वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रबंधक भी है, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षक हैं। तो ऐसे जो काम है वो भी औरतें करने लग गई, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं समझा जाता था।
दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। मतलब जो आपके ये देश है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे जो देश हैं, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बाहर, घर के बाहर वो अधिक काम करती है, और पुरुष क्या है उतना घर के बाहर काम नहीं करते, वो घर के अंदर काम करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरतों की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधरी है। और उसके बाद देखिए, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है। मतलब हमारे देश समाज के अंदर पिता की चलती है। पिता क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है, वही प्रमुख फैसले है वो लेता है। इसलिए हमारे समाज को पितृ प्रधान समाज कहा जाता है। आज भी हमारे समाज के अंदर पुरुषों की चलती है, और पुरुष ही क्या करते हैं, बाहर निकल करके जो सार्वजनिक जो काम है वो करते हैं, बाहर अपना काम धंधे करते हैं, और महिलाएं क्या है घर का काम करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान समाज है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव या उनका दमन होता है। तो महिलाओं के साथ भेदभाव होने के कारण क्या है भारत के अंदर, तो उनको हम देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। तो नंबर 1 क्या है, पहला जो क्या है, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी क्या है, मात्र 54% है। मतलब केवल 54% महिलाएं क्या है पढ़ी लिखी है 100 में से, जबकि पुरुषों में कितना है 76, यानी 76% जो फीसदी जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि साक्षरता दर यानी पढ़ाई लिखाई में भी जो पुरुष हैं वो आगे हैं। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। इन हायर एजुकेशन है, बहुत कम लड़कियां हैं वो ले पाती हैं, वो बीच में ही स्कूल छोड़ देती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करें तो हम देखते हैं कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है। लड़कियां अधिकतर क्या है वो आगे रहती है, और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं होता, मतलब कम भी नहीं होता। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, अपना सारा जो पैसा है वो लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो ये भी एक कारण है महिलाओं के पिछड़ेपन का, क्योंकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। और साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है कि हमारे परिवारों के अंदर जो हमारे माता पिता है वो अपने पैसे को या अपने संसाधनों को केवल लड़के और लड़की में से लड़के के ऊपर खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लड़की क्या है वो पराया धन है, उसको दूसरे घर चले जाना है, और लड़का क्या करेगा, बुढ़ापे में उनका जो सहारा है वो बनेगा। तो इसलिए क्या है उसके ऊपर ही अपना जो पैसा है वो खर्च करने की वो सोचते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। कि जो बड़ी जो नौकरियां हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ पर क्या है अब भी क्या है जो महिलाएं हैं वो अधिकतर नहीं पहुँच पाती हैं। कारण यही है कि वो क्या है उतनी साक्षर नहीं होती, साक्षरता दर काफ़ी कम है, उनको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। हमारे घर के अंदर जो महिलाएं हैं अगर पुरुषों की तुलना में देखें तो 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, लेकिन क्यों उनके काम के बदले उनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनके काम को मूल्यवान या महत्व नहीं दिया जाता, मूल्यवान नहीं माना जाता। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है औरतों में भेदभाव का समाज के अंदर, वो है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए, हमारे देश के अंदर एक कानून है जिसको समान मजदूरी अधिनियम कहा गया है। उस कानून के अंदर ये कहा गया है कि समान काम के लिए, अगर एक जैसा काम है तो एक जैसे काम के लिए समान मजदूरी है वो दी जाएगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर के सिनेमा के संसार तक, कल कारखानों से लेकर के खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। भले ही दोनों ने एक समान काम किया हो तो कम मजदूरी है महिलाओं को दी जाती है, ये भी एक कारण है उनके पिछड़ेपन का। चौथा कारण क्या है कि भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे लिंग, देश के अंदर जो लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या
को लिंग अनुपात कहते हैं वो गिरकर कितना रह गया, 919 रह गया। और बहुत से राज्य तो ऐसे हैं, हरियाणा जैसे, जहाँ पर लिंग अनुपात क्या होता है, बहुत ही कम है, जहाँ पर 800 या 850 या 800 से भी कम चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। कई महिलाओं के साथ शोषण होता है परिवारों के अंदर, या उनके साथ क्या है, घरेलू हिंसा का शिकार वो होती है, घरों में उनके साथ क्या होता है, मारपीट होती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं, वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती, वे अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट या घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये भी एक कारण है महिलाओं के पिछड़ेपन का। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, की राजनीति के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है, कि कितने % महिलाएं हैं वो राजनीति में पहुंच पाती है पुरुषों की तुलना में। धन्यवाद।